आपने सुना अभी सर जी ने बताया, बहुत बढ़िया यहाँ पर नाटक आप लोगों ने प्रस्तुत किया। इसके लिए आप सभी बच्चों को, जिन्होंने इसमें मार्गदर्शन किया, ऐसे टीचर लोगों को, जो देश का भविष्य निर्माता है, ऐसे सभी शिक्षकगणों को, शिक्षिका को, माँ पिता जी अपने को जन्म देता है, वो जन्मदात्री है। लेकिन जो शिक्षा गुरु से ग्रहण करते हैं, वो देश के भविष्य निर्माण करने के लिए निर्माता होते हैं, निर्मात्री होती है। जो शिक्षक और शिक्षिकाएं आपको ग्रहण करा लेते हैं, तो वो देश के लिए कराते हैं, अपने परिवार के लिए कराते हैं, अपने आप के लिए कराते हैं। आपके जीवन में चारित्र्य कैसे हो, अनुशासन कैसे हो, हर चीज की आपको ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है। माता पिता जन्मदात्री है, इसलिए सभी गुरुओं का आप लोगों ने आदर करना चाहिए। और आप लोगों ने जो यहाँ पर अच्छा नाटक किया, नुक्कड़ नाटक, उसके लिए आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। जिन बच्चों ने भाग लिया उन सभी को मां शारदे की, बीना वादनी की, हर हर। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन में दूंगी फिजियोथेरेपी के बारे में बता रही, क्योंकि मैं आई हूँ इसीलिए। जब भी आपको दर्द होता है तो आप लोग क्या करते हो? आपके घर के लोग, जब आपके मम्मी को दर्द हो, पापा को दर्द हो, तो वो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? पेन किलर खाते हैं। क्या पेन किलर अच्छी है? तो भी क्यों खाते हैं? उसके लिए और क्या उपाय हो सकते हैं? उसके लिए ये है कि उसके लिए फिजियोथेरेपी एक ब्रांच है जहां हम पेन किलर नहीं देते हैं, हम इंजेक्टेबल नहीं देते हैं, हम उन्हें सिंपल टेक्निक्स और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे बताते हैं जिससे वो दर्द कम हो और वो पूरा जीरो हो जाए। बहुत सारे लोगों को कमर दर्द होता है, गर्दन दर्द होता है ना, बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है। उनके लिए हम दोनों 650 कैसे खाते हैं? चॉकलेट के जैसे खाते हैं कि नहीं खाते? आपके घर में भी देखा होगा, बड़े बड़े पैकेट्स रखे होंगे, मेडिकल शॉप से बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, है ना। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी इम्पोर्टेंट है जब हमें पेन किलर्स ना लेना हो, और पेन किलर्स एक टाइम तक ही असर करती है, उसके बाद वो भी असर करना बंद कर देती है। इसीलिए ये न्यू ब्रांच ऑफ साइंस है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आगे चल के अगर आप में से कोई फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहे तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे सीपीआर ट्रेनिंग से। सीपीआर ट्रेनिंग क्या आपको पता है क्या होता है? सीपीआर ट्रेनिंग मतलब कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन मतलब क्या? कि जब हमारा कार्डियक और लंग्स प्रॉपरली काम ना करते हो तब हम उसे ऊपर कंप्रेशन देते हैं, जिससे कोई इमरजेंसी सिचुएशन घर में आ जाए या आपके सोसाइटी में आ जाए या आपके कहीं आप रोड पे हो, कहीं आपने किसी को देखा कि वो गिर गया है और एकदम कोलैप्स हो गया है, सांस नहीं चल रही, तब हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप 911 को फोन करोगे उसे टाइम तो लगेगा आने में, भले वो इमरजेंसी सर्विस है बट उसे टाइम तो लगेगा, बट तब तक उस इंसान को बचाना भी जरूरी है। इसीलिए हम वो सीपीआर टेक्निक यूज करते हैं। अब वो कैसे यूज करते हैं? इसमें 3 चीजें होती है। आपने फोटोज देखे जिसमें कोई इंसान किसी को चेस्ट के ऊपर ऐसे मारता है, फिर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देता है, वही सीपीआर ट्रेनिंग के बारे में मैं बता रही हूँ। तो इसका तो कोर्स होता है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई गिरा हुआ है, कोई भी सिचुएशन में कोई भी ऐसा कोलैप्स हो गया है, बेहोश हो गया, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? आप ही मुझे बताओ, अपना दिमाग यूज कर करके सांस देखेंगे, बढ़िया। और फिर दूसरी चीज पल्स देखेंगे, वेरी गुड। पल्स कहाँ कहाँ चेक करते हैं? ये सब मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हाँ, इनको तो बहुत अच्छा है। क्या पढ़ाते हैं? ओके, तो पल्स हम कहाँ कहाँ चेक करते हैं? एक यहाँ, सबसे पहली जगह ये है जिसे हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इसको यहाँ चेक करते हैं। फिर हम चेक करते हैं अपने इधर, रिस्ट नहीं, अंगूठे के साइड में इधर। ठीक है, फिर तीसरी यहाँ पे आपने बीपी का, जब बीपी का इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं चेक करने के लिए, तब वो क्या स्टेथोस्कोप कहाँ रखते हैं? नर्स कहाँ रखती है? कभी ऑब्जर्व करा? यहाँ रखती है ना। तो पहली
पहली जगह ये हुई, दूसरी जगह ये हुई, तीसरी जगह ये हुई, चौथी जगह एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, ये पेट के इधर होता है। चौथी जगह फिमोरल आर्टरी जो यहाँ पे होती है ग्रोइन के इधर। चौथी, पांचवी अपने घुटने के पीछे, उसको बोलते हैं पॉप्लिटेल फोसा। और लास्ट हमारी टिबियालिस आर्टरी। तो ऐसी 7 जगह होती है जहां हम हमारी पल्स चेक कर सकते हैं। और नॉर्मल पल्स कितनी होती है पता है? वेरी गुड। किसने दिया इसको? सर कुछ गिफ्ट दीजिएगा या तो मेरी तरफ से कुछ दीजिएगा। 72 पल्स पर मिनट। ओके, अब मैं प्रोसीजर के बारे में बताती हूँ, ठीक है। कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई गिरा पड़ा है, तो सबसे पहले हम उसकी ब्रीदिंग देखेंगे। ब्रीदिंग हम कैसे देख सकते हैं? या तो उसका मुंह ओपन हो तो ऐसा हाथ रख के देख सकते हैं कि वो सांस चल रही है कि नहीं, तो आपको महसूस होगा। दूसरी चीज, आप उसकी पल्स चेक करेंगे, जो मैंने आपको साइन बताया। सबसे ज्यादा हम पल्स एक तो यहाँ चेक करते हैं, या तो यहाँ, ठीक है। पैरों तक इतना जल्दी नहीं जाते। पहले हम 3 प्रोमिनेंट जगह पे हम देखते हैं, कैरोटिड आर्टरी, रेडियल आर्टरी और ये ब्रेकियल आर्टरी। अगर पल्स भी नहीं चल रही हो फिर क्या करेंगे? फिर हम हमारी टेक्निक चालू करेंगे। स्टॉप करो। फिर हम हमारी टेक्निक चालू करेंगे। तो टेक्निक में क्या करना है? हाथ की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? कोई आना चाहेगा जिसको मैं बता सकूं? इधर लेटो। अभी हम कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है, हमने इसको देखा, तो सबसे पहले ये तो बेहोश है, इसमें जान है कि नहीं पता नहीं। पहले अपनी सेफ्टी भी देखना जरूरी है। कोई प्रोसीजर करने के पहले पता चला यहाँ आग लग रही और तुम उसको बचाने में लगे हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि वो कौन सी कहाँ पे है। अगर ऐसा लगता है कि हाँ आसपास भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो पेशेंट को खींच के कहीं सेफ जगह पे ले जाना है, ठीक है। बट अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर अपना टेक्निक चालू करना है। टेक्निक में क्या करना है? पहले इसको देखा, ठीक है। जो इसकी आई बॉल से वो डायलेटेड तो नहीं, जो अपना काला वाला रहता है वो एकदम पूरा फूला हुआ तो नहीं है, ठीक है। फिर ब्रीदिंग है कि नहीं, नाक से चेक करो या मुंह से चेक करो, ठीक है। पेट का पोजीशन देखो, ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं, ये सब अपने फटाफट देख लिया। उसके बाद भी लग रहा है कि पल्स नहीं चल रही है, तो क्या करेंगे? 2 निपल्स के बीच में अपना हाथ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। ये पोजीशन ऐसी, ओके। और फिर हम 100 से 120 कंप्रेशन देंगे 1 मिनट के अंदर। कितने कंप्रेशन? 1 मिनट के अंदर। मतलब वो कैसा होगा? इतना अंदर, 2 इंच अंदर जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे कंप्रेशन देंगे। और हर 30 कंप्रेशन के बाद, आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशन, तो ब्रीदिंग जाएगा। मतलब पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है, ठीक है। तो सबसे पहले 30 कंप्रेशन हुए, फिर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हुई। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो सिर्फ कंप्रेशन भी देना उचित है, ओके। और 911 को तो पहले कॉल करना ही है, ये जो मैंने बताया वो बड़े लोगों के लिए, ठीक है। अगर बच्चे हैं, बच्चे अगर जैसे कि 15 साल तक का बच्चा है, तो जो हाथ का जो पोजीशन रहेगा वो तो सेम रहेगा, बट जो फोर्स रहेगा वो कम रहेगा, ओके। और अगर बहुत ही छोटा बच्चा है, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी है, 12 महीने तक का बच्चा है, 1 साल के अंदर का बच्चा है, तो हम 2 उंगलियों से कंप्रेशन देते हैं, पूरा हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत नरम रहती है। तो हम 2 उंगलियों से कंप्रेशन देते हैं, समझा? ओके, एक बार रिवाइज करें। आप तो ट्यूशन में जाते हैं, सब आपको रिवाइज करा
रेसिसिटेशन क्या होता है? वो तो मुझे भी पता है, बट क्यों यूज करते हैं? लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, ठीक है, ये जान बचाता है और ये सभी को आना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल आएगा या कोई पैरामेडिकल स्टाफ आएगा तभी वो प्रोसीजर होगा, बट अगर आपके घर के लोग भी अगर ये सीखते हैं तो हम किसी की भी जान बचा सकते हैं। जान बचा ना सके बट इतना तो कर सकते हैं कि जब तक कोई एम्बुलेंस आती है तब तक हमने उसकी जान को बचा रखा है और ब्रेन डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप तब तक वो प्रोसीजर नहीं करते हो और एम्बुलेंस आपकी 10 मिनट के बाद आई और ब्लड ब्रेन में नहीं गया तो क्या होगा? ब्रेन डेथ हो जाएगा। इंसान जिंदा तो है बट ब्रेन मरा हुआ है, उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी? बेड रिडन, कोमा में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर अपने को पता है तो अपने को ये प्रोसीजर करना है और जरूर उसमें पार्टिसिपेट करना है। इसको एक लोग भी एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है या कोई अपने साथ हो तो दो मिलके भी कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है? ये इंडियन गाइडलाइंस है बट अमेरिकन गाइडलाइंस के अंदर अभी इंडिया में भी चालू हो गया। हम ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं। आपने मूवीज में देखा है वो मशीन रहती है जो एकदम से कंप्रेस करती है और पेशेंट एकदम उछलता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर मतलब क्या होता है? आपने 30 कंप्रेशन दिए, उसके बाद वो मशीन लगाते हैं जिससे हार्ट पंप करने लगे, ठीक है। तो या तो आप ये कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन अपने हैंड्स ऑन करिए, हाथ से करिए, या अगर आसपास कोई नियर बाय हॉस्पिटल हो या कुछ हो तो आप उसकी भी मदद लेके वो डिफिब्रिलेटर यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। और जब तक वो प्रोसीजर चल रहा है, एम्बुलेंस आई, तब तक आपने पेशेंट को भेज दिया। सो आप क्या होंगे? आपने किसी की जान इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है, फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो उसमें क्या होता है? फेसबुक अकाउंट हैक होने पे या इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने पे किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि तुमको लगता है इसमें मेरा सिर्फ फोटो है, मेरा नाम है, बाकी उसमें हुए गलत चीज होने जैसा कोई है नहीं। लेकिन ये हैकर के पास गया ना तो वो क्या करता है, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में, फॉलोअर्स लिस्ट में जो भी लोग है, इनको एक मैसेज कर देता है कि मैं अभी अस्पताल में हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को पैसे भेजो। और अकाउंट नंबर भी वो फ्रॉडस्टर या हैकर है अपना खुद का दे देता है और वो अकाउंट पे तुम्हारे नाम पे पैसा ले लेता है। यही है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज करते समय समय पे पासवर्ड चेंज करने का और पासवर्ड इतना स्ट्रांग रखने का। पासवर्ड तुमको मालूम है, किसी का नाम उसके आगे @ डालते हो और डेट ऑफ बर्थ डालते हो, ऐसा नहीं। पासवर्ड स्ट्रांग रखने का कभी भी। दूसरा फ्रॉड अभी बच्चों के लिए बोल देता हूँ कि तुम लोगों ने तो डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई ऐसा लफ्ज सुना है? डिजिटल अरेस्ट, हाँ, तो डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा वर्ड है, इसमें तुमको तुम्हारे घर में जो साइबर फ्रॉडस्टर है सामने वाला तुमको बोलता है कि तुम्हारे मोबाइल का वीडियो कैमरा चालू करेगा, वीडियो कॉल शुरू करने के लिए बोलेगा और तुमको 4-4 दिन तक ऐसा रूम में, कमरे में बंद रखने के लिए बोलेगा और तुम वैसा ही करोगे, क्योंकि तुमको लगता है डर। और डर दिखाने वाले सामने जो भी बैठे हैं वो तो एक तुमको पुलिस करके बोलेंगे, नहीं तो जज सामने तुमको दिखेगा भी। वैसा सेटअप उन्होंने रखा रहता है कि एक तो पुलिस चौकी है, नहीं तो जज है, तुमको डरने का नहीं। और एक एप्लीकेशन, दूसरा एक फ्रॉड है लोन एप्लीकेशन का फ्रॉड। बहुत सारे लोगों को इंस्टेंट 2000, 4000 या बहुत सारे एडवर्टाइज भी आती है कि ये इंस्टेंट एप्लीकेशन लोन के लिए डाउनलोड करो, उसमें तुम्हारा डेटा फिलअप करो और लोन पालो 2000, 4000, 5000। बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी जिनके पास पैसा है वो भी वो चेक करने के चक्कर में रहते हैं या उनको जरूरत रहती है, पता नहीं, लेकिन वो इंस्टॉल कर देते हैं। तो सबको मालूम है कौन सा भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते समय वो कुछ ना कुछ मांगता है। क्या मांगता है वो? परमिशंस मांगता है। आप अलाउ 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 और इंस्टॉल ऐसा बोल देते, बराबर है ना? तो उसमें वो तुम्हारे मोबाइल में जो भी पिक्चर्स है, गैलरी है, गैलरी का एक्सेस मांगता है और दूसरा कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस मांगता है। और बाद में क्या करता है?
वो तुम्हारे फोटो मार्क करके तुम्हारे कांटेक्ट लिस्ट को भेज के तुमको पैसा मांगने शुरू करता है कि तुम्हारा ऐसा ऐसा फोटो है, अभी मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को कांटेक्ट लिस्ट को भेज रहा हूँ, नहीं तो यूट्यूब पे तुम्हारा ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो डरने का नहीं और पैसा देने का नहीं। और एक तुमने सुना है तो देखो, सेक्सटॉर्शन का एक टर्म है, सेक्सटॉर्शन मालूम है? कोई भी एक लड़की रहती है, लड़की का फेसबुक अकाउंट रहता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लड़की का फेसबुक अकाउंट रहता है और उसमें एकदम खूबसूरत लड़की है ना, उसका पिक्चर एज अ डीपी रखा जाता है वो फेसबुक पे अकाउंट पे। और आपको अगर लड़के को कोई भी लड़की हाई करके मैसेज भेज देगी तो आप एकदम खुशी से उसको हाई करके रिप्लाई देते हो और बात शुरू हो जाती है। उसके बाद वो लड़की तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर मांगती है और तुम दे देते हो, क्योंकि अगर कोई लड़की मांग रही तो तुम बिना हिचक के तुम दे देते हो। उसके बाद लड़की क्या करती है, तुमको रात को एक वीडियो कॉल करेगी। वीडियो कॉल में वो लड़की सामने से पूरा नंगी हो जाएगी और तुमको भी नंगा होने के लिए बोलेगी। तो तुम भी कैसा है कि रात का समय रहता है, प्राइवेसी नहीं है, तुम भी नंगा हो जाओगे। और उसके बाद वो लड़की ने सामने से उसके खुद के मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू की रहती है और उसके बाद तुम्हारा कॉल कट होने के बाद वही जो स्क्रीनशॉट वीडियो है जिसमें तुम नंगे और वो सामने वाली नंगी, वीडियो कॉल पे नंगी है दोनों भी, वो तुमको भेज देती है और तुमको डराती है। अभी ये वीडियो मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपलोड करने वाली हूँ, इतना पैसा दे दो। तुमको 5,000 मांगेगी तो 5,000 दोगे, उसके बाद 10,000 मांगेगी, उसकी डिमांड कभी भी पूरी नहीं होगी। तो तुम पैसा देते जाओगे और वो ऐसे केस है जिसमें लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपए दे दिए हैं। ऐसा है क्योंकि डर लगता है, क्योंकि तुमको मालूम नहीं रहता। और इसमें ऐसा है कि सामने वाली जो लड़की तुम्हारे सामने नंगी हुई थी, वो लड़की सच में नंगी हुई थी क्या? नहीं। उसने क्या किया रहता है, उसने अपने एक मोबाइल में वीडियो कॉल शुरू किया रहता है और उसके कैमरे के एग्जैक्ट सामने दूसरा एक पॉर्न का वीडियो प्ले कर देते हैं। वो बच्चे लोग, लड़के लोग ही रहते हैं जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। एक मोबाइल के सामने दूसरा मोबाइल रख के उस पर पॉर्न वीडियो प्ले करते हैं और तुमको डराते धमकाते हैं लड़की बन के। तो इसमें फंसने का नहीं। बहुत सारे लोगों को और एक गलत या एक आदत रहती है, तुमको कुछ भी दिक्कत आने दो, तुम लोग क्या करोगे, गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे। अगर बहुत सारे लोगों को अभी कुंभ मेला चल रहा है, उधर जाने का है, बहुत सारे लोगों को माथेरन घूमने का है, लोनावाला जाने का है, महाबलेश्वर जाने का है, कुल्लू मनाली जाने का है, जम्मू कश्मीर जाने का है, तो क्या कर देते हैं, गूगल पे जाके सीधा सर्च कर देते हैं कि होटल्स इन माथेरन। तो फर्जी, बहुत सारे फर्जी लिंक आते हैं होटल्स के, तो आप उधर जाके होटल बुक करने के चक्कर में उधर पैसा भर देते हो आधा अधूरा। उसके बाद वो सामने वाला फ्रॉडस्टर जिसने वो लिंक बनाया रहता है, वो बोलता है कि पूरा पैसा भरो, नहीं तो तुम्हारा ये जो बुकिंग किया है वो कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा सारा बुकिंग का अमाउंट ले लेंगे। उसके बाद तुम जब जाओगे उधर, जिधर समझो माथेरन का एक आधा होटल बुक किया है, उधर जाने के बाद पता चलेगा कि ऐसा कोई होटल है ही नहीं और तुम्हारे से पैसा लूट लिया गया है। तुमको किसी की कौन सी भी चीज की जरूरत है, समझो तुमने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट मंगाया, हेडफोन मंगाया, ब्लैक कलर का हेडफोन मंगाया और तुमको आ गया नीले कलर का, तो तुमको क्या करने का है, वो हेडफोन रिटर्न करने का है, नहीं तो उसका कलर चेंज करके चाहिए। तो तुम उधर फ्लिपकार्ट में ऑप्शन है कि रिटर्न करो या कुछ करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करेंगे कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फ्लिपकार्ट, उधर गलत नंबर मिलेगा और वो सामने वाला तुमको बोलेगा सिर्फ ये एप्लीकेशन तुम्हारे मोबाइल में इंस्टॉल कर दो और सिर्फ 2 रुपए का पेमेंट है, 4 रुपए का पेमेंट है, और उसके बाद तुम्हारा हम हेडफोन चेंज करके दे देंगे। लेकिन उसमें ऐसा रहता है कि तुम्हारे अकाउंट में जितने सारे पैसे हो निकल जाएंगे। मतलब कौन सी भी तुमको दिक्कत आती है तो तुम्हारा एक ही सोल्यूशन है, गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे। ऐसा तुमको लगता है कि ये सब कुछ सही जानकारी देगा, लेकिन ऐसा रहता है कि फ्रॉडस्टर लोगों ने अपना खुद का एक वेबसाइट बना के रखा रहता है जो भी चीज़ के लिए। समझो अभी होटल का रह गया, ये फ्लिपकार्ट, हर एक चीज़ का एक फर्जी वेबसाइट और फर्जी कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखे उधर, और तुम सर्च करोगे तुमको वही नंबर मिलेगा और तुम्हारा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। फ्रॉड के, साइबर फ्रॉड में अभी क्या बचने के क्या तरीके हैं, तो बचने का एक ही तरीका है, कभी भी अननोन लिंक पे क्लिक करने का नहीं। तुम्हारे मोबाइल में कौन सा भी लिंक आने दो,
तो लिंक पे क्लिक किया तो क्या होता है, उससे तुम्हारे मोबाइल का पूरा एक्सेस सामने वाले फ्रॉडस्टर के हाथ में चला जाता है। तुम्हारा पूरा मोबाइल उसको दिख जाता है उसके मोबाइल में, और वो तुम्हारा गूगल पे, फोन पे अकाउंट ओपन करके तुम्हारे बैंक में जितना पैसा है वो खाली कर देगा। दूसरी एक चीज़ है अपना OTP, अपने मोबाइल पे आने वाला OTP किसी को भी कभी भी शेयर नहीं करने का। इसमें ऐसा है कि तुमको मैसेज आ जाता है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा क्लासमेट है, वो कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट हुआ है और उसको तुम वोट डालो करके एक लिंक आ जाता है, उस पर भी क्लिक करोगे तो वही हाल होता है, अपना मोबाइल हैक हो जाता है और उसका पूरा एक्सेस फ्रॉडस्टर के पास जाता है। तुमको तुम्हारे दोस्त के, भाई के, रिश्तेदार के मोबाइल से तुम एक OTP मांगने वाला एक मैसेज आता है, वो बोलता है कि मेरा OTP गलती से तुम्हारे मोबाइल पे आया, वो मेरे को दे दो। तो OTP एक ऐसी चीज है जिसका OTP उसके मोबाइल पे जाएगा, किसी दूसरे के कभी भी नहीं जाएगा। तो एक चीज ध्यान में रखने का है, अपने मोबाइल पे आने वाला OTP किसी को भी कभी भी शेयर नहीं करने का। जो तुम्हारा दोस्त मांग रहा है, लेकिन असलियत में तुम जानोगे तुम्हारे दोस्त को पूछ के कि ये तुमने मांगा है क्या, तो वो बोलता है कि मेरा ही WhatsApp पहले से हैक हुआ है और वो हैकर हर एक को OTP मांगता है। तो हर एक का एक, तुम्हारे दोस्त में से किसी का एक अकाउंट हैक हो गया तो सारे दोस्तों का अकाउंट हैक करने की कोशिश करता है, और अपन देखते नहीं कि ये मेरा दोस्त ही भेज रहा है या हैकर भेज रहा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा, कि तुम्हारे साथ अगर साइबर फ्रॉड हो गया है, अकाउंट हैक हो गया है और तुम्हारा पैसा चला गया है किसी और के अकाउंट में, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने क्या करने का है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। सबको मालूम है? मालूम है क्या सबको 1930? हाँ, तो सरकार ने अभी एक सुविधा दूसरी भी चालू की है कि तुम किसी को भी कॉल करो, अभी एक कॉलर ट्यून बजता है, मालूम है क्या बजता है? सबको ऐसा है कि सब कान में सुनते हैं लेकिन वो दिमाग तक किसी के भी नहीं जाता, और कोई देखता भी नहीं, उसको लगता है कि सामने वाला कब फोन उठाए और मेरे से बात करे। वो फोन में बजने वाला जो कॉलर ट्यून है, अभी ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद किसी को भी कॉल करो और वो पूरा का पूरा ये जो कॉलर ट्यून बजता है ना, वो सुनो वो क्या बोलता है। उसमें सब कुछ बताया है। 1 महीना 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं, अपने मोबाइल में कम से कम 100-150-200 बार सुना, उसके बाद भी वो 1930 पे नहीं कॉल करते, वो सीधा पुलिस चौकी पहुंचते। इसमें ऐसा है, किसी का पैसा गया तो तुरंत 1930 पे कॉल करोगे तो पैसा बचने का चांसेस ज़्यादा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 1930 पे कॉल करो। ये नंबर बिजी रहता है, लेकिन एक बार नहीं लगा तो 2 बार कॉल करो, 10 बार कॉल करो, और अपना साइबर क्राइम का जो अपने साथ घटना हुई वो उधर दर्ज करो। यही था साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम के बारे में बोलने जैसा बहुत सारा है, बहुत सारे फ्रॉड है होने वाले, फंसने वाले लोग भी फंसने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी जितने भी तरीके हैं तो इसमें ये बचने का एक ही तरीका है, अननोन लिंक पे क्लिक करने का नहीं, OTP किसी को बताने का नहीं। अगर फ्रॉड होता है तो 1930 पे रिपोर्ट करने का, कॉल करने का, रिपोर्ट करने का, उसके बाद नजदीकी पुलिस चौकी में जाने का। ओके, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ ऐसा है पूछने जैसा तो पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, थैंक यू। सर, आज बसंत पंचमी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और आपके जो स्कूल क्लासेस है उसके तरफ से बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बसंत पंचमी पर मंद्रिका फाउंडेशन और ओवरब्रिज एकेडमी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम, एजुकेशनल कार्यक्रम रखे जाते हैं, और इस साल भी रखा गया है। थीम था वो साइबर क्राइम अवेयरनेस से रिलेटेड था और CPR ट्रेनिंग से रिलेटेड था। तो पहले जो हमारा कार्यक्रम हुआ CPR ट्रेनिंग हुआ, इसमें यूनाइटेड हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने बच्चे लोग को CPR के बारे में जागरूक किया और फिर प्रैक्टिकली करके बताया कि CPR कैसे देते हैं। फिर बच्चे लोग ने जो नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया था साइबर क्राइम अवेयरनेस के ऊपर, तो वो नुक्कड़ नाटक उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद फिर दहीसर पुलिस स्टेशन से वाघमोरे सर एंड श्रद्धा पाटिल मैम आई हुई थी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिन्होंने साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी रिसेंट केसेस है वो डिस्कस किए और कैसे उससे बच सकते हैं उनके बारे में बताया। और यही सब प्रोग्राम्स हुए हैं, और शाम को जो है भजन संध्या हुआ। तो ये सब चीज़ें हर साल मतलब कुछ न कुछ हम लोग अदर एक्टिविटी के साथ आते हैं, और
हम लोग का डेकोरेशन जो होता है और थीम हर साल जो है मतलब ऐसे ही कुछ अलग होता है। इस साल हम लोग का थीम जो था साइबर क्राइम अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस था और इसके साथ साथ हम लोग CPR को भी लेकर चल सकते हैं। हमने देखा है कि कोई भी त्योहार रहे या कोई भी कार्यक्रम रहे, जैसे गणपति हुआ, नवरात्रि हुआ, बसंत पंचमी, हर कार्यक्रम में आप अपने क्लासेस में करते हैं। इसका क्या महत्व है और बच्चों को क्या फर्क रहता है? एक्चुअली जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बच्चों लोग का ही पूरा पार्टिसिपेशन होता है। हम उसे गाइड करते हैं, बस बाकी बच्चे लोग का जैसे इस बार जो नुक्कड़ नाटक हुआ उसमें हम लोग बच्चों को गाइड किया था। उनको 2 दिन पहले बताया था कि तुमको नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करना है। अचानक प्लान बना कि बच्चे लोग नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करना चाहिए और आज तक बच्चे ने जो भी बच्चे नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया था आज तक किसी भी प्ले में किसी भी नाटक में पार्ट नहीं लिया था उन्होंने। कोई उनका स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं था, तो भी उन्होंने 2 दिन में जो भी स्क्रिप्ट उनको दिया गया उस स्क्रिप्ट को तैयार करके उन्होंने परफॉर्म किया। बहुत ही मतलब काबिल तारीफ था। और हर इवेंट में बच्चे लोग से मतलब गणपति में भी बच्चे लोग मूर्ति बनाने से लेकर के इवेंट में अरेंज करना चीजें मतलब सब चीजें करने से लेकर सब चीज में बच्चों लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और यहाँ पे जो जनता है, जो भीड़ लगी हुई है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अवेयरनेस को लेकर या ये साइबर क्राइम को लेकर? तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी चीजें आज हुई है इवेंट वो उनको समझ में नहीं आया होगा तो वो उससे जागरूक रहे और भी लोगों को बताए, क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ इतने सारे लोगों को बताना बहुत मुश्किल है। तो जो भी मतलब 200-250 लोग थे यहाँ पे मौजूद, तो उनके अलावा यदि और भी लोगों को बताते, एक आदमी यदि 5-5, 6-6 लोगों को भी बताता है तो समझ लो हजारों की क्वांटिटी में लोगों को पता चलेगा और अवेयर होंगे लोग। थैंक यू।